जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ कोर्ट आफ्टर द रेफरेंस। जब अदालत में मामला पहुंच जाता है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, उसके बाद क्या प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाता है। देखें, ये जो एग्ज़ाम्पल है ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि देखें, आकाश के पास एक ज़मीन है और हुकूमत को वो चाहिए, क्योंकि हुकूमत वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट या हाईवे या मोटरवे बनाना चाहती है। तो बदले में जो हुकूमत है, जो कलेक्टर साहब हैं, वो उसको कंपनसेशन देते हैं कि यार आपकी कंपनसेशन 10 करोड़ बनती है। जबकि आकाश को लगता है कि नहीं यार, मेरी ज़मीन की जो कंपनसेशन है वो कम से कम 16 करोड़ बनती है। तो आकाश यानी कि कलेक्टर साहब का जो फ़ैसला है, जो अवार्ड है, उनको वो पसंद नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि कलेक्टर साहब को ही एक दरख्वास्त लिखते हैं और कहते हैं कि सर, मेरा जो मामला है वो आप काइंडली कोर्ट रेफ़र करें, यानी मेरा रेफरेंस अदालत भेजें। ठीक है ना? तो उसके बाद अदालत के पास मामला जाता है। तो वहाँ पे फिर अदालत जो है इस मामले को देखती है और एक फ़ैसला सुनाती है, जिसको हम कहते हैं अवार्ड। ठीक है जी। तो अब इसमें जो सेक्शन आते हैं वो 18 से लेकर 28 तक आते हैं। हमारी जो इससे पहले एक वीडियो थी उसमें मैं 18 से लेकर 22 तक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है? लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें कवर हो जाए। तो सबसे पहले है रेफरेंस टू कोर्ट। रेफरेंस जाएगा अदालत में। वो किस तरह जाता है, वो सेक्शन 18 के अंदर उन्होंने बताया है कि जनाब, अगर किसी शख्स को जिसकी ज़मीन है या जिसका इंटरेस्टेड है ज़मीन के अंदर, और कलेक्टर साहब का जो फैसला है वो आपको पसंद नहीं है, तो आप कलेक्टर साहब को एक दरख्वास्त लिखते हैं, रिटन एप्लीकेशन लिखते हैं और उसको कहते हैं कि सर, काइंडली जो मेरा मामला है वो आप अदालत रेफ़र करें। और उस दरख्वास्त में आप जो है ना, ऑब्जेक्शंस आप ना बताते हैं कि आपके एतराज़ात क्या हैं। ठीक है ना? अब वो जो दरख्वास्त होगी उसके अंदर आपने सारे ऑब्जेक्शन लगाने कि भाई आपको किस चीज़ का एतराज़ है, कि ज़मीन की मेजरमेंट कम लगाई गई है या सही नहीं की गई, या जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो कम दी गई है, या कंपनसेशन किस तरह पेमेंट करनी है वो तरीक़ेकार सही नहीं है, या जो कंपनसेशन की जो डिवीज़न है वो आपको पसंद नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपने एप्लीकेशन लिखनी है, उसके अंदर ये सारे ग्राउंड्स, ऑब्जेक्शन वगैरह आपने अच्छे से क्लियर रखनी है। सिंपल ये लिखना कि यार मैं इस अवार्ड को मुस्तरद करता हूँ, ये काफ़ी नहीं है। आपने स्पेसिफिक रीज़न्स लिखने हैं उस दरख्वास्त के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद ये एक चीज़ याद रखिएगा कि इसकी एक टाइम लिमिट है एप्लीकेशन की। अब उसमें डिफरेंट चीज़ें, मिसाल के तौर पर जब कलेक्टर साहब ने ये फ़ैसला दिया था और आप उस वक़्त मौजूद थे, तो आपके पास 6 हफ़्ते का टाइम है कि 6 हफ़्ते के अंदर-अंदर आप यानी कि एप्लीकेशन आपने दायर करनी है। लेकिन आप उस टाइम मौजूद नहीं थे जब कलेक्टर साहब ने फ़ैसला दिया, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। जब आपको नोटिस मिले तो 6 हफ़्ते के अंदर-अंदर, और अगर आपको नोटिस नहीं मिला तो जो फ़ैसला कलेक्टर साहब ने दिया था उससे लेकर 6 माह के अंदर-अंदर आपने एप्लीकेशन देनी है। ये तब आपने अप्लाई करना है जब आप कलेक्टर के सामने मौजूद नहीं थे और उसने फ़ैसला सुनाया था। ठीक है जी? अच्छा जी, इसमें सूबाई हुकूमत का भी एक किरदार है कि सूबाई हुकूमत भी जो है ना रेफरेंस ऑफ कोर्ट की तरफ जा सकती है, और उसके पास भी यही टाइम फ्रेम है कि वो 6 माह के अंदर-अंदर ये जो है ना वो अप्लाई करेगी और उसके बाद अदालत इस मामले को देखेगी। तो ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सेक्शन 18। उसके बाद आता है सेक्शन 19। अब इसमें क्या है? देखें, आपने कलेक्टर साहब को दरख्वास्त लिखी, ठीक है ना? रिटन एप्लीकेशन दी और आपने उसको कहा कि सर, मेरा मामला आप काइंडली अदालत रेफ़र करें, क्योंकि मुझे आपका फ़ैसला, आपने जो अवार्ड दिया है, जो कंपनसेशन दी है, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ, मुत्तफ़िक नहीं हूँ। ठीक है ना? तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे, सेक्शन 18 के तहत आपका मामला अदालत भेज देंगे, साथ में एक रिटन स्टेटमेंट भी अदालत में जमा करेंगे अपने बिहाफ़ पे, अपनी तरफ से, जिसमें वो सारी डिटेल लिखेंगे कि जनाब, ज़मीन कहाँ पे है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी मेजरमेंट क्या है, वहाँ पे दरख्त कितने हैं, बिल्डिंग्स क्या हैं, ठीक है? और कौन-कौन से लोग हैं जो जिनका इस ज़मीन से ताल्लुक़ है या इंटरेस्टेड हैं, और अगर डैमेजेस पे किए गए थे तो वो क्या पे किए गए, ठीक है? किन ग्राउंड्स के ऊपर मैंने ये कंपनसेशन दी, यानी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल वो बताएगा अदालत को, वो अपने रिटन स्टेटमेंट के अंदर जमा कराएगा। ठीक है ना? एक तो वो दरख्वास्त देगा जो उसके पास आई है उस बंदे की तरफ से जिसको उसका फैसला पसंद नहीं आया, और एक अपनी तरफ से वो रिटन स्टेटमेंट जमा कराएंगे कलेक्टर साहब अदालत के अंदर। ठीक है? तो ये होगा सेक्शन 19। उसके बाद फिर क्या होगा? अब अदालत के पास सारा मामला आ चुका है। अदालत के पास आकाश की भी दरख्वास्त है, ठीक है, जो उसने कलेक्टर को लिखी थी और कहा था कि मेरा मामला अदालत भेजो, क्योंकि मैं तुम्हारे फैसले अवार्ड से मुतमिन नहीं हूँ। एक ये चीज़। दूसरी,
कलेक्टर साहब की खुद की रिटन स्टेटमेंट भी आ चुकी है जिसके अंदर वो सारी डिटेल है, ज़मीन कहाँ पे है, कितनी अमाउंट कंपनसेशन की दी गई, क्या लोकेशन थी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब अदालत के पास दोनों मामलात आ गए। अब अदालत नोटिस जारी करेगी। अब किस किस को नोटिस जारी करेगी? एक तो आकाश को करेगी जो एप्लीकेंट है, जिसने कलेक्टर के ज़रिए अदालत में ये मामला भेजा है, और एक कलेक्टर साहब को। इसके अलावा जो मुतलका डिपार्टमेंट है, जिन या मिसाल के तौर पर जिन लोगों के या जिन इदारों के लिए ये ज़मीन ली गई है, उनको भी नोटिस दिया जाएगा। और इसके अलावा उस ज़मीन से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं जिनका इंटरेस्टेड है, वो भी जनाब उनको भी नोटिस दिया जाएगा। यानी तमाम फरीकैन को अदालत नोटिस भेजेगी। उसके बाद क्या होगा कि ये जो यहाँ पे सेक्शन 21 के अंदर इन्होंने एक लिमिटेशन लगाई है अदालत के ऊपर। वो ये है कि भाई अदालत, आपने वही मामला सुना है जो दरख्वास्त के अंदर आया है। यानी अगर मामला कंपनसेशन का है तो कंपनसेशन को देखना, ये नहीं देखना कि ज़मीन की मिल ओनरशिप किसके पास है, नहीं। यानी यहाँ पे स्कोप जो है लिमिटेड है। अच्छा जी, दूसरा सेक्शन 22 के अंदर ये बताया गया है कि ये जो भी अदालत में जो प्रोसीडिंग होंगी वो ओपन कोर्ट होंगी, यानी सब आ सकते हैं, उनके वकला आ सकते हैं, ये सारा कुछ लोग अपने वकला भी कर सकते हैं, खुद भी पेश हो सकते हैं, कलेक्टर साहब भी पेश होंगे, सूबाई गवर्नमेंट के लोग भी पेश हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है क्रॉस ऑब्जेक्शन। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। 22 तक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 22 के बाद और 28 तक बीच में जो सेक्शन है वो आपने ज़रा गौर करना है उसके ऊपर। अच्छा जी, सेक्शन 22(a) के अंदर है क्रॉस ऑब्जेक्शन। अब ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। देखो, आकाश ने एक ऑब्जेक्ट किया, जो कलेक्टर साहब का फैसला था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, कलेक्टर को दरख्वास्त लिखी, कलेक्टर ने वो दरख्वास्त अदालत में भेजी। अब जनाब यहाँ पे ये है क्रॉस ऑब्जेक्शन में कि जनाब जो जिस अथॉरिटी को ज़मीन चाहिए, मिसाल के तौर पर एक डिपार्टमेंट है मोटरवे का, उनको ये ज़मीन चाहिए थी, तो अगर उनको एतराज़ है आकाश के ऑब्जेक्शन के ऊपर, तो वो भी एक ऑब्जेक्शन दायर करेंगे अदालत के अंदर, जिसको बोलेंगे क्रॉस ऑब्जेक्शन। मिसाल के तौर पर कि आकाश ने ऑब्जेक्शन दिया था कि कलेक्टर का फैसला जो है ना वो सही नहीं था, कलेक्टर ने उसको कंपनसेशन दी थी 1 करोड़ की। आकाश ने कहा कि यार ये जो है ना आपने जो मुझे दी है ये बहुत लो है, मैं एतराज़ उठाता हूँ। उसने अदालत में ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन जो सूबाई गवर्नमेंट है, यानी जो वो सड़क या रोड बना रहे थे, उन्होंने कहा यार ये कलेक्टर साहब ने आकाश को ज़्यादा ही यानी कि कंपनसेशन दी है, 1 करोड़ बनता नहीं था, ये तो 80-90 लाख ही बनते थे। यानी ऑब्जेक्शन के ऊपर एक ऑब्जेक्शन आ गया। अब ये ऑब्जेक्शन हुकूमत की तरफ से आया है या उस डिपार्टमेंट की तरफ से आया है जिनके लिए ये ज़मीन ली जा रही थी। कलेक्टर का काम तो सिंपल ये है ना कि ये मेजरमेंट करके अवार्ड सुनाना। कलेक्टर के लिए तो ज़मीन नहीं चाहिए थी, कलेक्टर जो ज़मीन हासिल कर रहा था वो भी किसी हुकूमत के डिपार्टमेंट के लिए ना, तो वो हुकूमत का डिपार्टमेंट जो ऑब्जेक्शन रेज करेगा उसको बोलेंगे क्रॉस ऑब्जेक्शन। मिसाल वो एग्जाम्पल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कलेक्टर ने 1 करोड़ की कंपनसेशन दी आकाश को, आकाश ने कहा ये बहुत कम है। अब ये हो गया पहला ऑब्जेक्शन। अब सूबाई गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं यार, ये ज़मीन जो है ना कंपनसेशन आकाश को बड़ी दी गई है, कलेक्टर ने ये, हम कलेक्टर के ऊपर ऑब्जेक्शन जो फैसला दिया उसके ऊपर हमें एतराज़ है, बल्कि आकाश के एतराज़ के ऊपर भी हमें एतराज़ है। ठीक है। सो अंडर सेक्शन 22(a) के अंदर हुकूमत जनाब एक क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती है। वो कह सकती है कि सर कंपनसेशन कम कर। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ये हो गया क्रॉस ऑब्जेक्शन। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 23। इसमें यह है कि जब ये सारे मामलात अदालत देख लेगी ना दोस्तों, तो वो अपना एक फ़ैसला सुनाएगी। यानी कि ज़ाहिर बात है कंपनसेशन के हवाले से वो एक अवार्ड सुनाएगी। यहाँ पे अदालत का जो फ़ैसला है वो भी अवार्ड कहलाएगा, जो कलेक्टर ने फैसला दिया वो भी अवार्ड कहलाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब अदालत जो अवार्ड देगी या कंपनसेशन के हवाले से जो भी फैसला देगी, उसमें कुछ चीज़ों को वो जहन में रखेगी। ज़मीन की मार्केट वैल्यू, कि क्रॉप्स या दरख्त कितने जो थे ना वो डैमेजेस हुए, खेत वगैरह कितने तबाह हुए, ठीक है ना, और कौन कौन सा नुकसान हुआ। ठीक है। इसके अलावा जनाब कोई और प्रॉपर्टी थी उसको कोई नुकसान हुआ, उसकी इनकम का नुकसान हुआ, या ज़मीन जब हुकूमत ने हासिल की थी आकाश से तो उसने ज़मीन के साथ उसका घर था या ज़मीन के अंदर ही उसका घर था, वो वहाँ से निकल के किसी और जगह शिफ्ट हुआ, रिलोकेशन का कोई खर्चा आया वो भी देखना पड़ेगा, और कोई प्रॉफिट में नुकसान हुआ वो भी देखा जाएगा। यानी जिस दिन हुकूमत ने अलाउंस किया भाई ये ज़मीन हमें चाहिए, उसके बाद से उसकी ज़मीन का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, वो भी नज़र में रखेंगे। और अगर हुकूमत किसी प्योर पब्लिक पर्पज़ के लिए ज़मीन हासिल कर रही है, यानी कोई सड़क बना रही है, तो फिर जनाब उसके अंदर 15% मार्केट वैल्यू से ऊपर आपने ना पे करना है उस बंदे को जिसकी आप ज़मीन ले रहे हैं। तो यानी ये जो फैक्टर्स हैं ये अदालत जहन में रख के कंपनसेशन का फैसला देगी। ठीक है जी। अच्छा जी,
अब सेक्शन 24 के अंदर है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अदालत ने कंपनसेशन देते हुए या फैसला देते हुए या जो कंपनसेशन का अवार्ड देते हुए नज़रअंदाज करनी है, यानी कितनी जल्दी में एक्वायर की या एक्विजिशन चाहिए थी वो छोड़ें। अच्छा जी, वो जो मालिक है ज़मीन का उसकी खुद की जो लापरवाही है, सुस्ती है, उसको भी उसने इग्नोर करना है। छोटे मोटे माइनर डैमेजेस वो भी इग्नोर करने हैं। अच्छा जी, ज़मीन को मुस्तकबिल में कोई डैमेजेस होंगे, नुकसान पहुंचेगा, वो भी नज़रअंदाज करना है। अच्छा जी, मुस्तकबिल में इस ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो भी हमने ये जहन में उसने नहीं रखना, ये बात की बात है। अच्छा जी, उसके साथ किसी और ज़मीन की मालिक, वो जो ओनर है उसकी कोई और ज़मीन है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, वो भी जहन में नहीं रखनी। और दूसरा ये है कि कलेक्टर की परमिशन के बग़ैर अगर मालिक ने उस ज़मीन के ऊपर कुछ काम किया है और अब वो कह रहा है कि जी ये ज़रा देखें मेरा इतना नुकसान हुआ, मैंने ज़मीन के ऊपर इतना काम किया, तो कलेक्टर की परमिशन के बगैर उसने जो चीज़ें उसके ऊपर लगाई वगैरह वो भी नज़रअंदाज कर दी जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 25, अब इसमें है रूल्स हैं कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन किस तरह तय की जाएगी। सबसे पहले ये है, जो एप्लीकेंट ने जितनी रिक्वेस्ट की होगी ना अदालत में कि सर मुझे इतनी ही कंपनसेशन चाहिए, तो अदालत उतनी ही देगी, उससे ऊपर नहीं देगी। एक तो बात ये, ठीक है। दूसरा ये, अगर आपने क्लेम किया है कि लेकिन उसके आपने जो है ना क्लेम नहीं किया, ठीक है, और कोई रीज़न भी नहीं बताया कि भाई आपको क्या चाहिए, तो फिर अदालत जितना जिस यानी कलेक्टर ने जो पहला फैसला दिया था, जो पहली कंपनसेशन दी थी ना, उससे ऊपर ज़्यादा नहीं देगी। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर कलेक्टर ने 1 करोड़ की कंपनसेशन दी थी आकाश को, तो फिर अदालत 1 करोड़ ही देगी। ये लेकिन तब होगा जब एप्लीकेंट हैज़ नॉट मेड अ क्लेम, जब उसने खुद ही क्लेम ही नहीं किया विदाउट एनी रीज़न। ठीक है ना, एक ये। अच्छा जी, दूसरा ये है कि वो क्लेम नहीं करता एप्लीकेंट कि मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, इनिशियली वो नहीं क्लेम करता, लेकिन अदालत को लगता है कि यार उसके पास वैलिड रीज़न है, तो फिर अदालत पता है कितनी कंपनसेशन देगी, या तो उतनी दे सकती है जितना एटलीस्ट जितने कलेक्टर साहब ने कंपनसेशन दी, या अगर उसका उसका मूड बन जाए तो वो उससे एक्स्ट्रा भी दे सकती है। तो ये 3 रूल आपने जहन में रखनी है। एक तो भाई जितनी रिक्वेस्ट की जाएगी अदालत उससे ज़्यादा क्लेम नहीं देगी, और दूसरा अगर आपने क्लेम नहीं किया और यानी कि रीज़न भी आपके पास कोई नहीं है, तो फिर अदालत उतना ही आपको कंपनसेट करेगी जितना कलेक्टर साहब ने किया, यानी उससे ऊपर ज़्यादा नहीं देगी। और दूसरा, आपके पास रीज़न बहुत अच्छा था लेकिन आपने क्लेम नहीं किया, इनिशियली आप बड़े अच्छे इंसान हैं, तो अदालत एक तो या तो उतना ही आपको पैसा देगी जितना कलेक्टर साहब ने अवार्ड किया था, या उससे थोड़ा ऊपर दे सकती है, क्योंकि आप अच्छे इंसान थे, आपने क्लेम नहीं किया, हालांकि आपके पास वैलिड रीज़न भी था। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 26 के अंदर कि जो फैसला सुनाया जाता है अवार्ड, वो किस फॉर्म में सुनाया जाएगा। देखिए, वो जो अवार्ड है ना, वो तो एक रिटन में होगा, जज साहब उसके ऊपर दस्तखत करेंगे, और उस फैसले के अंदर, अवार्ड के अंदर हमने मेंशन करना है कि भाई कितनी अमाउंट दी गई है, मार्केट वैल्यू कितनी थी, एडिशनल अमाउंट कितनी दी गई है, और रीजंस क्या हैं कंपनसेशन देने के या फैसले देने के, सारा कुछ। अच्छा जी, अब ये जो अवार्ड होगा ना, वो कानून की नज़र में एक डिग्री कंसीडर होगा, और उसके बीच में डिग्री के ऊपर जो रीजंस दी जाएंगी उसको जजमेंट ही कहा जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 27। अब इसमें है कि जनाब ये जो अवार्ड के ऊपर या पूरी प्रोसीडिंग के अंदर जो कॉस्ट लगी वो क्या होगा। एक तो उस अवार्ड में हम मेंशन करेंगे कि भाई इस सारी प्रोसीडिंग में इतना खर्चा पानी आया और किस बंदे ने कितना पे करना है। देखें, अगर अदालत ने अपने फैसले में कलेक्टर साहब का फैसला जो है ना अवार्ड, वो उसको अगर मुस्तरद कर दिया है, उसको अपहेल्ड नहीं किया, तो फिर भाईजान आपको पता है खर्चा किसने पे करना है, कलेक्टर साहब ने ही खर्चा पे करना है। ठीक है ना, उसी को ही जो है ना कॉस्ट वगैरह पे करनी पड़ेगी। हाँ, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर एप्लीकेंट ने यानी आकाश ने जो क्लेम किया था वो कोई एक्स्ट्रा किया था, यानी कि कलेक्टर ने 1 करोड़ उसको लगाया था, उसने कहा नहीं मेरी ज़मीन का तो 500 करोड़ बनता है, अगर इस तरह की उसने बेवकूफ़ी की है तो फिर उसी को ही पे करना पड़ेगा। और अगर ये कि जो एप्लीकेंट है, दरख्वास्त गुजार है, जो अदालत में आया है कलेक्टर के ख़िलाफ़, उसकी वो उसने अपना केस प्रेजेंट करने में लापरवाही की, तो उस मामले में भी फिर वो एप्लीकेंट के ऊपर ज़्यादा जाएगा, उसने कॉस्ट पे करनी है। अदरवाइज़ अगर कलेक्टर का फैसला मंजूर नहीं हुआ, अदालत ने मुस्तरद किया है, तो फिर कलेक्टर को ही पे करना पड़ेगा जितनी भी कॉस्ट आई होगी। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी सेक्शन 28। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर अदालत ये फैसले में लिखती है कि यार कलेक्टर साहब को ना कलेक्टर ने कम कंपनसेशन लगाई, उसको ज़्यादा पे करनी चाहिए थी, ज़्यादा कंपनसेशन देनी चाहिए थी आकाश को, यानी कि 1 करोड़ की बजाय 1 करोड़ 20 लाख देनी चाहिए थी मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि उसमें फिर पता है क्या है कि जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे करनी थी ना कलेक्टर साहब को, एक तो वो पे करेगा, प्लस में उसके ऊपर पर ईयर इंटरेस्ट पे करेगा 8%। 8% पर अनम
यानी इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। अब आप लोग देखेंगे कि जो एन सीरीज़ है वहाँ पे लिखा हुआ है 6%, वो पुराना लिखा हुआ है। जो लेटेस्ट अगर अमेंडमेंट देखें तो ये 8% है। अब इसको एग्जांपल देके समझते हैं। मिसाल के तौर पर कलेक्टर ने कितनी कंपनसेशन दी, यहाँ मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है 1 लाख, ठीक है ना, ये नहीं कहना कि 1 लाख की कौन सी ज़मीन होती है, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 1 लाख कंपनसेशन दी। और जबकि अदालत ने डिसाइड किया यार कलेक्टर साहब को 1,20,000 देना चाहिए था, यानी एक्स्ट्रा कितना देना चाहिए था, 20,000 देना चाहिए था। अब 20,000 के ऊपर पर ईयर के हिसाब से अगर इंटरेस्ट लगाए 8% तो कितना बनेगा, 1,600 रुपये। 1,600 रुपये प्लस में एक्स्ट्रा जो अमाउंट देनी थी वो कितनी थी, 20,000, दोनों का ऐड करेंगे तो 21,600 रुपये यानी कि एक्स्ट्रा देने होंगे। किसने, कलेक्टर साहब ने। किसको, जो फरीकैन है, जो पार्टी है, ठीक है ना। तो ये भी आपने ज़रा ऐड कर देना है सेक्शन 28। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। तो वीडियो अब ये कंप्लीट होगी। अब अगर देखा जाए ना सेक्शन 18 से लेकर 28 तक तो 2 या 3 बल्कि 3 मेरे ख्याल में टॉपिक कवर होते हैं, 3 टॉपिक कवर होते हैं, लिख लें। एक तो ये हो जाएगा कि जनाब रेमेडी क्या है अगर कलेक्टर का फैसला आपके खिलाफ आता है, अवार्ड, वो है सेक्शन 18 से लेकर 22 तक। एक ये। दूसरा ये आ सकता है कि रेफरेंस टू कोर्ट क्या होता है, तो वो भी आप 18 से लेकर 28 तक बता सकते हैं। तीसरा इस तरह वर्जन आ सकता है जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया है कि प्रोसीजर ऑफ कोर्ट आफ्टर द रेफरेंस। तो अब ये 3 तरीके से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका ये समझिए कि एक सेक्शन 18 से लेकर 28 तक आपके 3 सवाल यानी कवर हो गए हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। आज बहुत मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, है ना।